Okay, student, the chapter name is Algebraic Expression, chapter number 9, page number 127. Okay, so first of all, we will learn about algebraic expression, how we form algebraic expression, what are algebraic expression. Okay, we will understand about the basic things about algebraic expression, then we will start solving. Okay. So the first thing that comes in our mind is what is algebraic expression? Anyone want to answer this question? Anyone knows what is algebraic expression? Can anyone answer? Can you tell me what is algebraic expression? Yes or no? No. Okay. Let me explain you. Algebraic expression, just as we have learned in previous chapter, simple equations. In the same way, we will learn algebraic expression. When we find out missing things, we use algebraic expression. When we use mainly algebraic expression is made up of two things. First is variable and second is constant. ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर जो है हमारा वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, जैसे कि हम सिंपल इक्वेशंस बना रहे थे. ठीक है, तो कौन कौन सी चीज होती हैं? सबसे पहली चीज होती है वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, ये बनाती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर कांस्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज जो हम समझते हैं कि व्हाट आर वेरिएबल्स. ओके, तो सिंपली वेरिएबल्स जो होते हैं ना, जैसे नाम से समझ में आ रहा, वेरी, इंग्लिश का एक वर्ड होता है वेरी करना. तो वेरी का मीन्स होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू डिफाइन ना हो, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं. ठीक है, नो डिफाइन वैल्यू. ठीक है, तो जब हमें किसी चीज की डेफिनेट वैल्यू नहीं पता होती है तो उसके लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं आपसे कोई ऐसी चीज पूछता हूँ, जैसे मैं पूछता हूँ कि यहाँ से अमेरिका की डिस्टेंस कितनी है. तो आई सपोज आप लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता होगी, है ना. जब आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगी तो आप क्या यूज करोगे? आप अंदाजा लगाओगे कि इतना हो सकता है, उतनी हो सकती है, 10,000 किलोमीटर भी हो सकती है, 15,000 किलोमीटर भी हो सकती है. तो जब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है तो उस जगह पे हम हमेशा वेरिएबल यूज करते हैं. क्या मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए इंडिया से अमेरिका का डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. ठीक है, मान लीजिए यहाँ से चांदपुर से दिल्ली की डिस्टेंस मुझे पता है कि मान लीजिए 150 किलोमीटर है. तो मैं बोल सकता हूँ कि रामपुर से चांदपुर से दिल्ली के डिस्टेंस जो है वो 150 किलोमीटर है, क्योंकि मुझे पता है, डेफिनेट है. बट मुझे अगर मान लीजिए नहीं पता चांदपुर से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं कहूँगा कि मे बी 160, 170, 180, मैं अलग अलग नंबर्स बताऊंगा. तो उस जगह पे हम वेरिएबल यूज करते हैं कि मैं मान सकता हूँ कि ये मान लेता हूँ कि जो चांदपुर से दिल्ली की दूरी है वो XYZ कोई भी एक वेरिएबल मान लेता है. उसके बाद हम उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं. तो जहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है, देयर वी यूज वेरिएबल्स. ठीक है, तो वेरिएबल्स को हम कह सकते हैं कि जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है तो वहां पे जो हम आप कह सकते हो जो अल्फाबेट यूज करते हैं उनको वेरिएबल्स कहते हैं. ठीक है, अब आता है दूसरा, कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं? मैं भी बता दूंगा बेटा, बता दूंगा, अभी आप समझो, है ना. समझना ज्यादा जरूरी है मार्क करने से. जब मार्क करना होगा तो मैं आपको खुद बताऊंगा. फिक्स वैल्यूज मीन्स कांस्टेंट क्या होते हैं? फिक्स वैल्यूज होते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू हमें एकदम पता है कि इसकी यही वैल्यू है, वो होते हैं
कांस्टेंट, जैसे कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये जो भी जितने भी नंबर्स होते हैं ये हैं आपके कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। मतलब 2 है तो हमें पता है इसकी वैल्यू 2 है, 5 है तो इसकी वैल्यू हमें पता है 5 है, 6 है इसकी वैल्यू तो हमें पता है 6 है। मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे फिक्स वैल्यू के होते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है एकदम फिक्स होती है, इन्हें चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये कांस्टेंट कहलाता है। तो इन दोनों को, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला के जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? एनी डाउट? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? So we can say कि algebraic expression is a combination of variable and constant। ठीक है, यानी कि algebraic expression की definition है combination of variable and constant, यानी कि variable और constant को मिला देते हैं तो हमारा algebraic expression बनता है, जो कि हमने अभी सिंपल इक्वेशन में भी पढ़ा है। सेम वही चीज है बेटा, ये आप जो सिंपल इक्वेशन में आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल ये चैप्टर भी बिल्कुल वैसे ही है, बस ये थोड़ा सा उसके आगे का है, आप ये समझ सकते हो। बस और कोई फर्क नहीं है, जो सिंपल इक्वेशंस पढ़ा है हमने बिल्कुल सेम वैसा ही चैप्टर ये है। जिन्होंने सिंपल इक्वेशन पढ़ा होगा उन्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर को सॉल्व करने में। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला के बनता है, तो कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी कि मान लीजिए मेरे पास x है और x में कोई कांस्टेंट 5 जोड़ दूं, तो ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। यानी कि मैं मान लो 2x कर दूं, देखिए तब ये सिंपल इक्वेशन में पढ़ चुके हैं हम 7। ये भी देखिए मेरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई, वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के। 5y + 12, ये भी देखिए आपकी क्या बन गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। 9x + z -13, ये भी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, और ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बुक में टिक कर लीजिए कौन कौन सी आपको डेफिनेशंस लिखनी है। बेटा वह पेज नंबर ओपन करिए 127, और इस पे आप देखिए आपको कौन कौन सी डेफिनेशंस लिखनी है। फर्स्ट डेफिनेशन, पहले तो आप चैप्टर का नाम डालेंगे सब बच्चे, चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देन द फर्स्ट थिंग इज वेरिएबल, इस पे टिक कर लीजिए, आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, वेरिएबल, देन कांस्टेंट, एंड देन थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तीनों डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। अंडरस्टूड? फिर यहाँ पे आइए, टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, यहां तक आपको लिखना है, यहां तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। आ गई बात समझ में? और फिर फैक्टर ऑफ टर्म में यहां से स्टार्ट करके यहां तक आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये सारी डेफिनेशन जितनी भी बता रहा हूँ सब आपको नोटबुक में लिखनी है, आप तो राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, ऑल द डेफिनेशंस। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ओके, तो चलिए, ओके ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होता है? मतलब टर्म्स का मीन्स होता है कि किसी एक्सप्रेशन के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि कितने कॉम्बिनेशन उसमें बन रहे हैं, उसको कहते हैं हम उसका टर्म्स। ओके, तो देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। टॉपिक का नाम है टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल 4x।
माइनस 3xy। ठीक है, ये है। अब आपसे पूछेगा इसमें कितने टर्म है, तो ये जो साइंस होते हैं ना, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ये ऑपरेशंस जितने भी आपके उसको पार्ट डिवाइड करते हैं, जितने भी आपके कांस्टेंट और वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, उतने टर्म्स होते हैं। यानी कि एक देखिए ये ऑपरेशन है माइनस का, ठीक है, इस माइनस से पहले एक आपका लिखा हुआ है और इस माइनस के बाद एक आपका लिखा हुआ है, तो टोटल कितने हो गए, दो। ठीक है, तो इस मीन्स इसके कितने टर्म्स हो गए, टू टर्म्स हो गए। ठीक है, तो ऑपरेशन से काउंट करते हैं। ऑपरेशन सेपरेशन को हम देख लेते हैं कि ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन साइन जो होता है वो सेपरेट करता है टर्म्स को। जैसे कि अनदर देखते हैं, मान लीजिए कोई और है, 4x² प्लस 7xy माइनस 3z प्लस 19। ठीक है, तो देखिए एक ऑपरेशन ये हो रहा है, ऑपरेशन साइन, एक इधर है एक इधर है, तो दो, फिर एक इसके इधर है 3 और एक इसके इधर है 4, तो 1 2 3 4 टोटल कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स। आ रही है बात समझ में, कैसे टर्म्स काउंट करते हैं? अंडरस्टूड? और एग्जांपल्स दूं, ये समझ में आ गया बेटा? बेटा यस और नो, टेल मी, एटलीस्ट रिप्लाई मी। और एग्जांपल दूं या टर्म्स समझ में आ गए? अच्छा, तो इसका बताइए, मैं एक लिख रहा हूँ, इसका बताइए 7, इसमें बताइए कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं? टर्म्स बताइए इसमें कितने हैं? हाउ मैनी टर्म्स दिस एक्सप्रेशन हैज? कितने, हाउ मैनी? 3, यस 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 यस, 1 2 and 3, yes exactly, 3 terms, very good. So now you understand what are, how to count terms, okay? Now let's move to another topic. Our last topic is factors of a term, means हमें फैक्टर करना होगा। फैक्टर हमने पढ़े मीन्स टुकड़े करना, किसी चीज के पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो वो क्या होता है देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म देख लेते हैं। देखिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कोई मेरे पास एक्सप्रेशन है 4x² प्लस 5xy²। ठीक है, आप पहले तो इसमें देखिए कि इसमें टर्म्स कितने हैं, इन टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए। एक टर्म ये रहा और एक दूसरा टर्म ये रहा। ठीक है, तो पहले तो हमने इनको टर्म्स में सेपरेट कर लिया। 4x² एक टर्म हो गया आपका, एंड 5xy² इज अनदर टर्म। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स करने, अब जो हमने टर्म्स को सेपरेट किया है ना, इन टर्म्स को भी हम इनके फैक्टर कर ले। फैक्टर मींस कि सब चीजों को अलग अलग लिखना। देखिए इसमें क्या क्या चीज आ रही है, देखिए एक 4 आ रहा है और बीच में कोई साइन नहीं होता, तो किस चीज को हम मानते हैं, मल्टीप्लीकेशन, मैंने बताया। ठीक है, तो 4 इंटू, फिर ये एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम एक्स, तो यहाँ पे हम 2 टाइम एक्स लिख लेते हैं। ये तो देखिए हो गए इसके फैक्टर्स, फर्स्ट टर्म के फैक्टर हो गए। इसी तरह आप सेकंड टर्म के फैक्टर करिए। सबसे पहले 5 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर एक्स, फिर मल्टीप्लाई का साइन y², यानी कि y कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 2। ये देखिए ये होगा इसके फैक्टर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छा समझ में आएगा। चलिए अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 5xy। बेटा ये वीडियो, दिस वीडियो आई विल पोस्ट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ठीक है, टुडे।
तो आप, मैं जो भी है लिंक आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, और जो भी अगर आपको ये दोबारा वीडियो देखना है तो आप वहां पे यूट्यूब पे लिंक पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, मेरे पास सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, इसके मुझे फैक्टर करने हैं। क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का एग्जाम में कि फैक्टर करिए गिवन टर्म के। तो आप क्या करेंगे, देखिए सिंगल टर्म है, कोई और टर्म नहीं है इसके साथ, तो सिंपल 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इंटू वाई। जैसे आपने उसमें आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी थी, याद है आपको मैथ्स में 4th 5th 6th क्लास में आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे गिवन नंबर्स की, वैसे ही इसको सबको मल्टीप्लाई कर करके आपको लिख देना है। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 7z² प्लस 9xy² प्लस 3xz प्लस 30। ठीक है, तो पहले तो सारे टर्म्स को अलग अलग लिख लीजिए। कितने टर्म्स हैं, 7z² है एक टर्म, दूसरा टर्म है 9xy², तीसरा टर्म है 3xz और लास्ट टर्म है 30। ठीक है, अब इन सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि फैक्टर्स में 7 इंटू जेड इंटू जेड। ठीक है, सॉरी, देन 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इंटू वाई, देन 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई जेड, देन 30। देखिए हो गए। आ गई बात समझ में? एनी डाउट? यस और नो? आगे समझ में, आगे चलें? इजी थे? चलिए नेक्स्ट पेज ओपन करिए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। अभी मेरी क्लास चल रही है मम्मा, कुछ मत करना। देखिए ठीक है, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं और उसको उन्होंने टर्म्स और फैक्टर्स में डिवाइड कर रखे हैं। जैसे देखिए एक्सप्रेशन x-3, तो टर्म्स कितने हुए हैं, सिर्फ वेरिएबल्स वाले को टर्म्स में काउंट करते हैं। एक ही इसमें टर्म है x, तो x और इसका x का फैक्टर क्या होगा, x। और ये आपका दूसरा क्या बच गया, -3, कांस्टेंट है -3। इसी तरह 1 प्लस एक्स प्लस x², कितने टर्म्स हुए, 1। देखिए सेपरेट करके लिख लिए सबको, 1 x और x²। ठीक है, तो इनके आप फैक्टर्स कर दीजिए। 1 का फैक्टर 1 ही रहेगा, x का फैक्टर x रहेगा और x² का फैक्टर क्या हो जाएगा, x और x। ठीक है, इस तरह y माइनस y²। दिस एग्जाम्पल यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, इसको टिक कर लीजिए, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है एग्जाम्पल। ठीक है, अंडरस्टूड? ये एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, देखिए कोफिशिएंट क्या होता है मेनली, देखिए न्यूमरल कोफिशिएंट अगर पूछे तो जो भी वेरिएबल के साथ आपका न्यूमरल वैल्यू होती है यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो उसकी कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कि 4x²y, इसमें अगर वो न्यूमरल कोफिशिएंट पूछे तो 4 इज द न्यूमरल कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि x² और y ये क्या आपके वेरिएबल्स हैं, इसके साथ एक ही कांस्टेंट है 4, तो ये आपका न्यूमरल कोफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपसे किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। मान लीजिए वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, x। तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछेगा
उसे छोड़ के बाकी सब उसके कॉफिशिएंट बन जाता है। मान लीजिए पूछता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताइए, तो 4y उसका कॉफिशिएंट बन जाएगा, क्योंकि किसका पूछा था, एक्स स्क्वायर का, तो इसे हटा देंगे, बाकी 4y इसका कॉफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इसको लिखना है आपको अपनी नोटबुक में। एग्जाम्पल नंबर 3 टिक कर लीजिए, इसको आपके अपनी नोटबुक में लिखना है, देख लीजिए। देखिए सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए फर्स्ट वन 5 माइनस 4t स्क्वायर, तो उसमें क्या है, आपको पूछ रहा है न्यूमरल कॉफिशिएंट क्या हुआ आपका, -4, क्योंकि टी को -4t स्क्वायर के साथ जो है -4 न्यूमरल कॉफिशिएंट है। हमेशा हम किसको देखते हैं, वेरिएबल्स वाले को देखते हैं, कांस्टेंट वाले नंबर को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको काउंट नहीं करते, हमेशा वो काउंट करते हैं जो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट नंबर होता है। वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट सेपरेट है उसको नहीं देखेंगे, जो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट है उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखिए बी वाले में x प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कितने आपके टर्म्स हो गए, एक x हो गया, एक 2xy हो गया, एक 3y स्क्वायर हो गया। ठीक, अब x के साथ में हमारा न्यूमरल कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। एक्स वाई के साथ में न्यूमरल कॉफिशिएंट क्या है हमारा 2। इस तरह वाई स्क्वायर के साथ में हमारा न्यूमरल कॉफिशिएंट क्या है 3। ठीक है, बहुत इजी है, करेंगे तो बहुत इजी आपको लगेगा। इसी तरह सी वाले में देखिए 3.14 आर स्क्वायर प्लस 2, तो इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ न्यूमरल के साथ वाले को लेते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, तो इसको लेंगे सिर्फ हम 3.14 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपका क्या है, वेरिएबल, इसके साथ में आपका न्यूमरल कोएफिशिएंट क्या हुआ 3.14। इसी तरह अगला देखिए 2l प्लस बी। ठीक है, तो इसमें 2l और 2b दो कोएफिशिएंट बन रहे हैं। l के साथ क्या होगा 2 और b के साथ भी 2। ठीक है, इसी तरह ये आगे कंटिन्यू होंगे। कोई प्रॉब्लम है, एनी डाउट बच्चों, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। इजी है वैसे, ये टॉपिक तो इजी है, तो मुझे नहीं लगता कि समझ में नहीं आ रहे होंगे। इसके बाद हमारा आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं बेटा, आप ये बताइए। बच्चों आज के लिए इतना ही रखें या आगे पढ़ाऊं, टेल मी। आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी ना, तो मुझे नहीं लगता आगे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आपकी नेक्स्ट क्लास मिस हो जाएगी। तो लेट्स रैप अप फॉर टुडे। आज इतना ही रखते हैं, जितना वर्क मैंने आपको बताया उतना आप कर लीजिएगा। और ये वीडियो आई विल पोस्ट ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, आप वहां पे जाके भी इसको दोबारा चेक कर लीजिएगा। लिंक भी मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम और मैसेज मी। ठीक है, आप कभी भी कॉल मैसेज मुझे कर सकते हो। जितना वर्क ये मैं करा रहा हूँ ये आपको नोटबुक में करना है, एंड सेंड मी द होमवर्क पिक्स ऑल्सो। ओके, कल हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके ओके। चलिए तो आज इतना ही कर लीजिए, कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट रह गया एक टॉपिक का, उसको कवर करके फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9 AM। ओके, इजी है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो लेट्स रैप फॉर टुडे एंड वी विल सी यू टुमारो। ओके ओके, तो बाय एवरीवन। एंड इसकी इसकी लिंक मैं आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप यूट्यूब पे दोबारा भी चेक कर सकते हैं। जिनकी मिस हो गई है वो यूट्यूब पे जाके दोबारा से देख सकते हैं मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो बाय एवरीवन, बाय बाय।